नमस्कार। नाइन्थ क्लास हमारा जो चैप्टर चल रहा है चुनावी राजनीति, उसमें हमने पहले पढ़ा कि चुनावी राजनीति में पहले चुनाव क्षेत्र तय होता है, फिर मतदाता सूची बनती है। मतदाता सूची के बाद में तीसरा काम है वो है उम्मीदवारों का नामांकन। कि लोकतांत्रिक चुनावों में लोगों के पास वास्तविक विकल्प होना चाहिए। यह तभी होगा जब किसी के चुनाव लड़ने पर लगभग किसी किस्म की बंदिश न हो, तभी कुछ विकल्प चुनाव लड़ कौन सकता है, क्या उसकी शर्तें होती है। तो वैसे तो कहता है चुनाव कोई भी लड़ सकता है, किसी पर कोई बंदिश नहीं है। कोई भी व्यक्ति मतदाता है वो चुनाव भी लड़ सकता है, उम्मीदवार भी हो सकता है। सिर्फ एक फ़र्क यह है कि कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र में ही वोट डालने का अधिकारी होता है, जबकि चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। 25 वर्ष के बाद कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। उम्मीदवार बनने में भी अपराधी वगैरह पर रोक है। हाँ, थोड़ा ये नियम है कि कोई अपराधी है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता, लेकिन ये पाबंदी भी कुछ मामलों में लागू होती है। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार मनोनीत करते हैं जिन्हें पार्टी चुनाव चिन्ह का समर्थन मिलता है। पार्टी के मनोनयन की बोलचाला की भाषा में टिकट कहते हैं। कहता है कि सभी पार्टियां अपने उम्मीदवार खड़े करती है भी उस चुनाव क्षेत्र से उस पार्टी का वो व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, जिसको चुनाव लड़ उसको कहते हैं टिकट। भाई ये टिकट वहाँ की टिकट उसको मिली है, भाई वहाँ से चुनाव लड़ने का उस पार्टी ने उसको टिकट दिया है, तो उसको कहते हैं टिकट देना भी कहते हैं हमारी आम बोलचाल की भाषा में। भाई नड़वा से कांग्रेस का टिकट किसको मिला है, कांग्रेस का टिकट किसको मिला, मतलब वहाँ से चुनाव लड़ेगा कौन। चुनाव लड़ने के इच्छुक हर एक उम्मीदवार को एक नामांकन पत्र भरना होता है, यानी कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को एक फार्म भरना पड़ता है। उस फार्म को हम नामांकन पत्र कहते हैं। और कुछ रकम जमानत के रूप में जमा करवानी पड़ती है। कुछ पैसा फार्म के साथ जमा कराना पड़ता है। वो एक निश्चित राशि, वो एक जमानत राशि होती है, यानी कि टोटल वोट का एक फिक्स हिस्सा होता है। अभी कम से कम उतने वोट तो उसको लेने ही होंगे। अगर उतने वोट वो ले लेगा तो वो जो पैसा उसने जमा कराया वो वापस मिल जाएगा। लेकिन अगर उतने वोट जो निश्चित किए हैं उतने वोट उसने नहीं लिए तो उसको कहा जाता है इसकी जमानत जब्त होगी। जमानत जब्त होगी यानी कि जो उसने जमानत के तौर पर जो पैसा जमा कराया था वो उसको वापस नहीं मिलेगा। हाल में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर उम्मीदवारों से एक घोषणा पत्र भरवाने की नई प्रणाली शुरू हुई है कि उम्मीदवार जब अपना नामांकन पत्र भरेगा तो उम्मीदवार को अपने बारे में सारा ब्यौरा, एक कानूनी घोषणा प्रत्येक उम्मीदवार को, जैसे क्या एक तो उम्मीदवार कि मेरे खिलाफ कोई गंभीर आपराधिक मामला नहीं है, उसको अपना एक घोषणा पत्र में ये सारी चीज़ भाई उसके खिलाफ मामला है या नहीं उसको भरना पड़ेगा फार्म में। उम्मीदवार उसके परिवार के सदस्यों की कितनी संपत्ति है, कितना पैसा उनके पास, कितनी ज़मीन है, कितनी और चीज़ें हैं, उम्मीदवार कितना पढ़ा लिखा है, ये सारी चीज़ें उसको उस फार्म के अंदर भरनी होती है। इन सूचनाओं को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। अब ये बातें हैं ये सार्वजनिक होगी। सभी मतदाताओं को उम्मीदवार द्वारा खुद के बारे में सूचना के आधार पर अपने फैसले भी, जो चुनाव लड़ रहा है उस उम्मीदवार के पास क्या उसके ऊपर आपराधिक मामला है या नहीं, उसकी शैक्षणिक योग्यता कितनी है, ये सारी चीज़ें वो अपने फार्म के अंदर लिखेगा। उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता, जब देश के सभी नौकरियों के लिए किसी न किसी किस्म की शैक्षिक योग्यता जरूरी है तो विधायक या सांसद महत्वपूर्ण पदों के चुनाव के लिए किसी किस्म की शैक्षणिक योग्यता की जरूरत क्यों नहीं। ये कहता कि अभी तक जो हमारी विधानसभा है या हमारी लोकसभा है इसमें चुनाव लड़ने वाले के ऊपर शैक्षणिक योग्यता का कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि हमारी जो नीचे की सरकार है, पंचायत है, वहाँ शैक्षणिक योग्यता लागू कर दी गई है,
वहाँ जो जर्नल का है वो अगर 10th पास है तो ही चुनाव लड़ सकता है, लेकिन जो ऊपर ये कहता है वहाँ पर भी होनी चाहिए ना। वो एक गांव का सरपंच है, उसके ऊपर तो शैक्षणिक योग्यता लागू है, और वो एक क्षेत्र का विधायक है, देश की सरकार चला रहा है, MP है, MLA है, उसके ऊपर शैक्षणिक योग्यता कोई लागू नहीं है। कहता होनी चाहिए। सभी तरह के काम सिर्फ शैक्षणिक योग्यता के आधार पर नहीं होते। जैसे भारतीय क्रिकेट टीम में चुनाव के लिए डिग्री की नहीं, अच्छा क्रिकेट खेलने की जरूरत होती है। कहते भाई कोई सब ये जरूरी नहीं है कि हर जगह शैक्षणिक योग्यता लागू की जाए, वो उस क्षेत्र में चाहिए क्या। जैसे कि भाई क्रिकेट का खिलाड़ी क्रिकेट टीम में चुनाव के लिए डिग्री की जरूरत नहीं है, उसमें तो अच्छा खेलने की जरूरत है ना। इसी प्रकार विधायक या सांसद की सबसे बड़ी योग्यता वे अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को समझे, उनकी चिंताओं को समझे, उनके हितों का प्रतिनिधित्व करे। वे ये काम कर रहे हैं या नहीं, इसकी परीक्षा उसके लाखों वोटर 5 साल तक रोज लेते हैं। अगर शिक्षा या डिग्री की प्रासंगिकता भी हो तो यह जिम्मा लोगों पर छोड़ देना चाहिए कि वे शैक्षणिक योग्यता को कितना महत्व देते हैं। हमारे देश में शैक्षणिक योग्यता की शर्त लगाना एक अन्य कारण से भी लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ होगा। इसका मतलब होगा कि देश के अधिकांश लोगों को चुनाव लड़ने के मौलिक अधिकारों से वंचित करना। कहता है कि अगर हम शैक्षणिक योग्यता लगा दें तो देश में 25% लोग तो अनपढ़ हैं, क्योंकि साक्षरता दर तो 75% ही है। इसका मतलब वो 25% फिर चुनाव लड़ पाएंगे। जैसे यदि उम्मीदवार के लिए हम BA, BCom या BSc का स्नातक डिग्री का अनिवार्य करें तो 90% ज़्यादा नागरिक चुनाव लड़ने के लिए तो अयोग्य हो जाएंगे। 90% लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने ये डिग्रियां हैं नहीं उसके पास। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं फिर वहाँ पर भी दिक्कत करेगी। उसके बाद आता है चुनाव अभियान। चुनाव का मुख्य उद्देश्य लोगों को अपनी पसंद के प्रतिनिधियों, सरकार या नीतियों का चुनाव करने का अवसर देना है। इसलिए कौन प्रतिनिधि बेहतर है और कौन बेहतर नहीं है, कौन सी पार्टी अच्छी है, कौन सी पार्टी की नीतियाँ अच्छी है, इसके बारे में स्वतंत्र व खुली चर्चा भी बहुत जरूरी होती है। तो चुनाव अभियान में यही होता है, यानी कि नामांकन भरने के बाद जो चुनाव लड़ रहा है वो व्यक्ति हर गांव में, हर शहर में जाएगा, जहां जिस क्षेत्र से वो चुनाव लड़ रहा है वहाँ के लोगों को अपने पार्टी की नीतियाँ हैं वो बताएगा। हमारे देश में उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा होने के मतदान की तारीख के बीच आमतौर पर 2 सप्ताह का समय चुनाव प्रचार का होता है। ये किताबी पहले सभी पार्टियां अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी, भाई वहाँ से वो व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, उस क्षेत्र से वो व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। घोषणा होने के बाद चुनाव की तारीख के बीच में लगभग 2 सप्ताह 3 सप्ताह का टाइम होता है। इन 2-3 सप्ताहों के अंदर जो उम्मीदवार है जिसका उस क्षेत्र से नाम आया है चुनाव लड़ने का, जिसको उस क्षेत्र से टिकट मिली है चुनाव लड़ने की, वो हर गांव-गांव, हर गली-गली जाएगा, चुनाव प्रचार करेगा। इस अवधि में उम्मीदवार मतदाताओं से संपर्क करते हैं, राजनेता चुनावी सभाएं करते हैं, राजनीतिक पार्टियां अपने समर्थकों को सक्रिय करती है। इसी अवधि में अखबार, टीवी चैनल पर चुनाव से जुड़ी हुई खबरें बहस होती है। पर असल में चुनाव अभियान सिर्फ 2 हफ्ते नहीं चलता। राजनीतिक दल चुनाव होने के महीनों पहले ही अपनी तैयारियां करनी शुरू कर देते हैं। चुनाव अभियान के दौरान राजनीतिक पार्टियां लोगों का ध्यान कुछ बड़े मुद्दों पर केंद्रित करने की कोशिश करती है। वे लोगों को इन मुद्दों की ओर आकर्षित करती है, अपनी पार्टी के पक्ष में वोट देने के लिए कहती है। आइए विभिन्न चुनावों को विभिन्न दलों द्वारा उठाए गए कुछ सफल नारों का गौर करें। जैसे इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने 1971 में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे तो कांग्रेस पार्टी ने ये नारा दिया भी गरीबी हटाओ का नारा, कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम देश से गरीबी हटाएंगे। पार्टी ने वादा किया कि सरकार की सारी नीतियों में बदलाव करके सबसे पहले देश से गरीबी हटाएगी। ये कांग्रेस पार्टी का उस समय नारा था, भी हमारी सरकार बनेगी तो देश से गरीबी हटाएंगे। 1977 में हुए अगले लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी ने नारा दिया वे लोकतंत्र बचाओ।
क्योंकि पार्टी ने आपातकाल के दौरान हुई जो कांग्रेस पार्टी ने जो आपातकाल लगाया था, उसके दौरान जो लोगों के ऊपर ज्यादतियाँ हुई थी, तो उसका वो मुद्दा उठाया जनता पार्टी ने भी। हम चाहते हैं देश में लोकतंत्र आए, लोगों के ऊपर अत्याचार न हो, लोगों को आज़ादी मिले। वामपंथी दलों ने 1977 में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जमीन जोतने वाले का नारा दिया, जमीन जोतने वाले की होनी चाहिए। तो 1983 में आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव में तेलुगु देशम पार्टी के नेता एनटी रामाराव ने तेलुगु स्वाभिमान का नारा दिया। लोकतंत्र में राजनीतिक दल तो उम्मीदवारों को अपनी मर्जी के मुताबिक चुनाव प्रचार के लिए आजाद छोड़ देना ही सबसे अच्छा होता है, और सभी दलों को उचित व समान अवसर मिले, इसके लिए कई बार कुछ दखल देना जरूरी भी होता है। चुनाव कानूनों के अनुसार कोई भी उम्मीदवार या पार्टी ये सब काम नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती? एक तो वो मतदाता को कोई लालच नहीं दे सकती, उसको पैसा आदि नहीं दे सकती। दूसरा, उसे उनमें जातीय धर्म के नाम पर कोई व्यक्ति वोट नहीं मांग सकता, भी मैं आपकी जाति का, मेरे को वोट दो, ये नहीं कर सकता। चुनाव अभियान में सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल सभी पार्टियां बराबर करेगी। लोकसभा चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख या विधानसभा चुनाव में 1 लाख से ज़्यादा पैसा कोई भी उम्मीदवार खर्च नहीं कर सकता, क्योंकि जब चुनाव होने के बाद प्रत्येक उम्मीदवार को अपने लेन देन का हिसाब देना होता है, भी मैंने चुनाव में इतना पैसा खर्च किया। तो ये कहता है कि ये निश्चित है भी लोकसभा का चुनाव है तो एक उम्मीदवार अपने चुनाव में 25 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है, और अगर विधानसभा का चुनाव है तो 1 लाख रुपए तक। तो उसको वो सारा हिसाब देना होता है, भाई 1 लाख रुपए खर्च हुए, कितना उसको तेल का लगा, तेल जला, कितना उसने बैनर बनवाए, कितने उसने पोस्टर बनवाए चुनाव अभियान के दौरान, ये सब चीज़ें। अगर वो इनमें से किसी भी मामले में दोषी पाया जाए, यानी कि उसने ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया है, तो उसका फिर चुनाव रद्द भी घोषित हो सकता है। इन कानूनों के अलावा हमारे देश में सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार की आदर्श आचार संहिता को भी स्वीकार किया है। इसमें उम्मीदवार या पार्टियों को कुछ चीज़ें करने की मनाही है, जैसे एक तो चुनाव प्रचार के लिए किसी धर्मस्थल का चुनाव का उपयोग, किसी धर्मस्थल, मंदिर आदि पर जाकर चुनाव प्रचार नहीं किया जा सकता। सरकारी वाहन, विमान या अधिकारियों का चुनाव में उपयोग, सरकारी मशीनरी का उपयोग, सरकारी अधिकारियों का उपयोग चुनाव अभियान में नहीं किया जा सकता। चुनाव की अधिघोषणा हो जाने के बाद मंत्री किसी बड़ी योजना का शिलान्यास, बड़े नीतिगत फैसले या लोगों को सुविधा देने का वादा नहीं कर सकते। तो यानी कि चुनाव की घोषणा होने के बाद जो सरकार है वो कहीं पर कोई आधारशिला नहीं रख सकती, या लोगों से ये वादा नहीं कर सकती भी मैं कल आपका ये यहाँ पर बना दूंगा। आप जिस दिन चुनाव की तारीख घोषित हो जाती है, उसके बाद जिस पार्टी की सरकार है, जो सरकार में शामिल है, वो एक आम व्यक्ति की तरह बन जाता है। तो ये करना है आपको, और इसमें लिखने का काम है आपको, ये लिखना है यहाँ से लेकर कि कोई भी राजनीतिक पार्टी चुनाव के दौरान क्या नहीं कर सकती। तो वो सारी चीज़ें इस आचार संहिता में दिया गया है। आगे ये तीनों पॉइंट दे रखे हैं क्या नहीं कर सकती, ये आज आपको लिखना है। ये इतना काम आपको आज करना है। धन्यवाद।